हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक है आपका जल परिवहन, जो कि दूसरे नंबर का टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने स्थल परिवहन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सड़क और रेल परिवहन का अध्ययन किया था। आज हम डालेंगे दूसरा बिंदु, जल परिवहन। जैसा कि आप सब जानते हैं, जल परिवहन होता क्या है, जल परिवहन की परिभाषा, अर्थ क्या है, सुन लीजिए। देखिए, जल परिवहन वो परिवहन होता है जो कि पानी में चलता है। काम वही है, यात्री व माल का वहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, लिखेंगे जल परिवहन वस्तु व माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। ठीक है, ये तो भाई आपके परिवहन, जल परिवहन की विशेषता हो गई। अब मैं बात करूं इस परिवहन की स्थिति भारत के अंदर, तो भारत में जो आपके जलमार्ग है वो भी यात्री व माल का वहन करते हैं। दोनों ही एक तरीके से दोनों का ही परिवहन करते हैं, चाहे माल हो, चाहे वस्तु, चाहे यात्री हो। यह परिवहन सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है। ठीक है, इसको मेंशन करेंगे, लिखेंगे। पहले तो भारत की बात, भारत में जलमार्ग वस्तु, माल, यात्रियों का वहन करते हैं। ठीक है, यह परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। अब यह समझना है कि सस्ता परिवहन क्यों है। सबसे सस्ता परिवहन इसलिए है क्योंकि जब यह परिवहन चलता है, पानी में चलेगा, तो पानी में जब चलता है तो पानी की सतह जो होती है वो बहुत ही चिकनी होती है, सरल होती है, तो उसमें जो घर्षण बल लगना चाहिए वो नहीं लगता। अगर मैं जमीन पे कोई चीज चलती है तो उसमें घर्षण बल होता है, लेकिन पानी में कोई घर्षण बल होता नहीं है। घर्षण बल नहीं होता है तो ईंधन भी खपत नहीं होती है। ठीक है, ये लिख देंगे अपन। जल परिवहन में लागत कम, क्योंकि इसमें खर्च होने वाला ईंधन कम खपत होता है, क्योंकि इस परिवहन में घर्षण बल कम लगता है। आगे बात समझ में, घर्षण ही नहीं लगेगा तो उसमें दबाव, जोर नहीं आएगा परिवहन को आगे खिसकने में, चलने में, तो फिर उस नहीं जोर आने की वजह से उसमें ईंधन भी खपत नहीं होगा। अच्छा, ये परिवहन जो होता है वो भारी और स्थूल सामग्रियों का परिवहन करने में सर्वाधिक उपयोगी है। भारी मतलब वजनदार। ठीक है, यह परिवहन भारी व स्थूल, स्थूल का मतलब होता है कि आपके जो जमीन के अंदर जो पाई जाती है व्यवस्था, मतलब आपके जो जमीन के ऊपर जो भी वस्तु पाई जाती है, स्थूल पदार्थ बोल दीजिए, पदार्थों का परिवहन करता है। इसके अलावा ये परिवहन जो होता है, परिवहन ईंधन दक्ष, कम लागत और पारिस्थितिकीय अनुकूल है। ये परिवहन पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जल परिवहन ईंधन दक्ष क्यों बोलेंगे, क्योंकि ईंधन कम खर्च हो रहा है। ठीक है, कम लागत, बहुत ही कम लागत, जो मैंने बताया आपको घर्षण की वजह से, व पारिस्थितिकीय अनुकूल है, मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ये अपना कार्य करता है।
ठीक है, ये तो बात हुई परिवहन की, भाई परिवहन होता क्या है। ये परिवहन की परिभाषा मान लीजिए, परिवहन का अर्थ मान लीजिए, जल परिवहन का। ठीक है, जल परिवहन के बारे में हो गया। अब बात करते हैं जल परिवहन के प्रकार। प्रकार कह दीजिए या फिर जल परिवहन का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। देखिए, जल परिवहन के वर्गीकरण की बात करें तो जल परिवहन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अंतः स्थलीय जल मार्ग और एक होता है महासागरीय जल मार्ग। दोनों में अंतर क्या है? इतना सा अंतर है कि जो अंतः स्थलीय जल मार्ग है वो तो जमीन के जैसे भूमि है जहां पे बहुत लोग रहते हैं, और नहर के रूप में, नदी के रूप में शहरों के बीचों बीच अगर कोई जलमार्ग हो, जैसे कि गंगा नदी है या फिर कोई भी ऐसी नहर जो कि आपके शहर के बीचों बीच होके जा रही है, तो अंतः मतलब अंदर, स्थल मतलब जमीन के अंदर वाले भाग पर जो मार्ग होता है उसे अंतः स्थलीय जलमार्ग होते हैं, जो कि घनी आबादी के बीच में एक परिवहन का काम करते हैं। महासागरीय जलमार्ग क्या होते हैं? जो महासागर के अंदर जलमार्ग का काम करता हो, चाहे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कोई सा महासागर हो, वहां पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए और पहला बिंदु आप डाल दीजिए। ठीक है, देखिए पहला बिंदु क्या कहता है? पहला है अंतः स्थलीय जलमार्ग, जो कि आपके घनी आबादी वाले क्षेत्रों, नगरों, शहरों, उनके बीच में ये उपस्थित होता है। देखिए, यह जलमार्ग जो होता है, ये रेल मार्ग जब आए नहीं थे, बने नहीं थे, उससे पहले ये परिवहन सबसे अच्छा परिवहन माना जाता था। लेकिन फिर बाद में जैसे कि रेल और सड़क परिवहन आया, उसके बाद में इस परिवहन को बहुत ही प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। तो इसको हम मेंशन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है ये। रेल मार्गों के आने से पहले इस जलमार्ग का अधिक उपयोग था, परंतु रेल व सड़क मार्गों ने इससे कड़ी प्रतिस्पर्धा की है, और इसी प्रतिस्पर्धा की वजह से अंतःस्थलीय जलमार्ग धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्ति की ओर जा रहा है। अब आपको बता दूं, उसका भी कई कारण है, जैसे कि नदी है, नहर है, उस नदी नहर का जो पानी होता है उसका उपयोग सिंचाई वाले क्षेत्रों में ज्यादा करने लगे, जिसकी वजह से नौ संचालन योग्य वो क्षेत्र नहीं रहे, उसमें जहाज नहीं चल रहे, पानी नहीं है तो जहाज कहां से चलेंगे? इसको मेंशन कर देते हैं अपन, नदियों व नहरों के जल का उपयोग सिंचाई में करने से इन क्षेत्रों में या इन नहरों में नौकायान योग्य नहीं रह पाते। यही कारण है कि जब नहर और नदियों का पानी जब सिंचाई में चला जाएगा तो वो क्षेत्र जहां पर नौकायान कार्य हो रहा है, अब पानी बचेगा ही नहीं, तो नौकायान होगा कहां पे? इसलिए ये जो जलमार्ग है धीरे धीरे क्या हो गए? समाप्त हो गए। ठीक है, और देखिए भारत के अंदर 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है नौकायान हेतु, जो कि देश के परिवहन का 1% योगदान देता है। और वो क्षेत्र कौन से हैं? नदियां हैं, नहरें हैं, आपके पश्च जल क्षेत्र है, ठीक है, सक्रिय खाड़ियां जिसे हम कहते हैं, यहां पर ऐसा कार्य होता है। ठीक है, परिवहन का। ठीक है, भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा, कम से कम 14,500 किलोमीटर लंबा क्या है? जलमार्ग। और वो जलमार्ग कैसा है? नौकायान योग्य है,
जो कितना प्रतिशत योगदान देता है? 1%, ठीक है। जो देश के परिवहन का 1% भाग है, आगे बात समझ में, 1% योगदान देता है। और इस योगदान के अंदर भूमिका निभाती है नदियां हैं, नहरें हैं, पश्च जल क्षेत्र है, इसके अलावा आपकी सकरी खाड़ी क्षेत्र है। ये सारे के सारे क्षेत्र इस जल परिवहन में उपयोगी है। देखिए वर्तमान में 5,685 किलोमीटर प्रमुख नदियों जलमार्गों का है, जिसमें चपटे चौरस तल वाले व्यापारिक जलपोत जिसे हम कहते हैं, जिसके तल होते हैं ना चौरस तल वाले, जिसे हम कहते हैं चपटे, नीचे से सपाट जो क्या बोलते हैं उसको, नौका जिसे हम कहते हैं, वो जलमार्ग आपको मिलेंगे, जो कि वर्तमान में 5,685 किलोमीटर, जो कि प्रमुख नदियों के अंदर है, ठीक है। वर्तमान में 5,685 किलोमीटर लंबा जलमार्ग चपटे तल वाले व्यापारिक जलपोत, मतलब आपके जहाज कह दीजिए, का योगदान है, या कह दीजिए ये मार्ग उपस्थित है या नौकायान योग्य ये क्षेत्र माने जाते हैं। 5,685 किलोमीटर लंबा जलमार्ग, जहां पर चपटे तल वाले जहाज यहां पर संचालित होते हैं। आगे बात समझ में। आपको मैं बता दूं, जलमार्गों के विकास के लिए 1986 के अंदर अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की क्या हुई थी? स्थापना, जिसका मुख्य उद्देश्य था जलमार्गों का विकास करना, ठीक है। इसको भी हम मेंशन कर देते हैं, इसको मैं ऊपर डाल देता हूं इस जगह। देखिए क्या लिखेंगे अपन, इसका जो उद्घाटन हुआ था या इसकी स्थापना हुई थी 1986 के अंदर, ठीक है। जलमार्ग या कह दीजिए अंतःस्थलीय मार्ग, अंतःस्थलीय जलमार्ग का विकास 1986 में, ठीक है। 1986 में आपके कौन सा संस्था बनाई गई थी? मतलब अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण, जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की, जो कि इस मार्ग के विकास के लिए बनाई गई व्यवस्था है। इसका उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से अंतःस्थलीय जलमार्ग का विकास हो, और इसी प्राधिकरण के माध्यम से इस जलमार्ग का विकास किया गया, ठीक है। चलिए आप यहां तक उतार लीजिए, और भी आपके अंतःस्थलीय जलमार्ग में है, चलिए यहां तक उतार लीजिए आप लोग। ये अंतःस्थलीय जलमार्ग, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि यह जलमार्ग जो होते हैं नहर और के रूप में, नदियों के रूप में शहर और नगरों के बीचों बीच एक परिवहन का मार्ग देते हैं, और ये सबसे सस्ता परिवहन है, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। जैसे कि केरल के अंदर एक प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, जो कि आपके पश्च जल क्षेत्रों में आयोजित होती है, लोग बहुत देखने के लिए जाते हैं, इसको मेंशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग शहरों व नगरों के बीच परिवहन का कार्य करता है। यह मार्ग पर्यटकों को क्या करता है? आकर्षित करता है। यह
सबसे सस्ता या कह दीजिए कम लागत वाला, या कह दीजिए ये परिवहन भी सस्ता है, सस्ता परिवहन है। और उदाहरण के तौर पे हम केरल का डालेंगे, ठीक है। उदाहरण जो कि आकर्षित, पर्यटकों को आकर्षित करने वाली बात है, जैसे कि केरल, केरल में नेहरू ट्रॉफी जो कि नौका दौड़ से संबंधित है। आगे बात समझ में, नेहरू ट्रॉफी जो कि नौका दौड़ जो कि केरल में होता है, और ये कहां पे, वेल्लामाकली में, वेल्लामाकाली में, ठीक है, जहां पे आपका पश्चिमी क्षेत्र है, जहां पर ये नौका दौड़ होती है। बहुत बहुत लोग वहां देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। यहीं पे अपना कंप्लीट होता है। दूसरे नंबर का डाल दीजिए पॉइंट, महासागरीय जलमार्ग कंप्लीट हो गया भैया, ऊपर वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं महासागरीय जलमार्ग की, जो कि आपको पता है महासागर के अंदर होते हैं। भारत के पास द्वीप सहित, अगर मैं भारत के पास आसपास के क्षेत्रों की बात करूं, तो भारत को मिलाकर और आसपास के द्वीपों को मिलाकर 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री मार्ग या तट जिसे हम कहते हैं, समुद्री तट, समुद्री मार्ग नहीं, समुद्री तट मौजूद है। कितना हमारे भारत के पास में समुद्री तट कितना है, 7,517, ठीक है, जो कि द्वीप को मिलाकर है। भारत के पास सभी द्वीपों सहित 7,500 कितना, 7,517, ठीक है, 7,517 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, जो कि फायदेमंद भी है। क्यों है, क्योंकि यहां पर बंदरगाह मौजूद है। 12 तो प्रमुख बंदरगाह और 185 गौण छोटे बंदरगाह मौजूद है, जो कि इस मार्ग का संचालन करते हैं, ठीक है। 12 प्रमुख व 85 गौण बंदरगाह है जो इस मार्ग का संचालन करते हैं, ठीक है। और सुनिए महासागरीय जलमार्ग की विशेषता, भारत की अर्थव्यवस्था में महासागरीय जल की एक, महासागरीय मार्ग जो है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में भार के अनुसार लगभग 95% और मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार जो होता है वो इसी महासागरीय जलमार्ग के द्वारा होता है, ठीक है। लिखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। और मैंने बताया आपके माल के अनुसार जो प्रतिशत है, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का कार्य। विदेशी व्यापार भी इन्हीं मार्गों के माध्यम से होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो इन्हीं पत्तनों के ऊपर, इन्हीं 12 पत्तनों 85 गौण पत्तनों के ऊपर ही आके होता है, ठीक है। लिख देंगे, भारत में भार के अनुसार लगभग कितना प्रतिशत बताया मैंने, 95%। और एक है मूल्य के अनुसार विदेशी व्यापार का कितना प्रतिशत बताया, 70%। 70% व्यापार इन मार्गों द्वारा होता है। आगे बात समझ में, मतलब भारत में भार के अनुसार लगभग 95% और मूल्य के अनुसार विदेशी व्यापार 70% व्यापार इन्हीं मार्गों के द्वारा होता है। और महासागरीय मार्ग जो होते हैं वो देश के तटों को, द्वीपों को और अन्य जमीनों को जोड़ने का काम भी करते हैं। कुल मिला के बात यह है कि ये महासागरीय जलमार्ग है वो महासागर के अंदर या महासागरीय क्षेत्रों के अंदर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसे मार्ग बनाए गए हैं जो जहाज यहाँ पर चलते हैं और विदेशों को या विदेशी जमीन को जोड़ने का काम यही महासागर का काम, महासागरीय मार्ग जो है वो करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपना ये जल परिवहन
कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका अंतःस्थलीय जलमार्ग है, एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट डाल लीजिए। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारत में कितने तो बंदरगाह प्रमुख है और कितने गौण पत्न है। इसके अलावा एक चीज़ और पूछी जा सकती है, ये वाली 7,517 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, ये छोटा क्वेश्चन आता है। बाकी इसमें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एक तो किलोमीटर वाला, ये 12 प्रमुख और 85 गौण पत्न, और एक क्वेश्चन आपका अंतःस्थलीय तट, ये तो मोस्ट डाल लीजिए, एग्जाम में आता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।